हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना चैनल टेंथ मस्ती में। मैं हूं सुखदेव कुमार। आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आप कहीं नहीं जाइएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आज खासकर उन लोगों के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है जो विभिन्न राज्यों में होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी अर्थात सीटेट, बीटेट या अन्य राज्यों से में संचालित होने वाली टेट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। और आज हम कक्षा 6 से 8 के तहत सीटेट का जो है सितंबर 2015 का मैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र लेकर आया हूँ। तो आप एक एक करके ध्यान से देखेंगे क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। तो चलिए देरी न करते हुए हम इस सीरीज का शुरुआत करते हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। जैसा कि देख रहे हैं कि सीटेट कक्षा 6 से 8 सॉल्व पेपर दिया हुआ है, 20/9/2015 सामाजिक विज्ञान का है। तो इसका हम इसी कड़ी में हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का 30 प्रश्नों का जो है हल हम करने का प्रयास करेंगे और आपको बताएंगे। कहता है कि एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो समावेशी कक्षा में शिक्षिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो पहला ऑप्शन है यह निश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है। दूसरा है बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि शिक्षिका प्रत्येक के भावी व्यवसाय को जान सके। तीसरा कहता है सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को व्यक्त करने का अवसर मिले। यही अवसर का बात आता है, यह पॉजिटिव टैगवर्ड है दोस्तों। तो इसका आंसर यही होगा कि सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को विकसित करने का भरपूर अवसर मिले, तभी बच्चे का सही से विकास हो सकता है। आगे तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो आगे देखते हैं कि अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे। तो पहला ऑप्शन इसका है कि बच्चों को सूचनाएं लिखकर उन्हें याद करने के लिए कहेंगे। तो याद करना ये निगेटिव टैगवर्ड है दोस्तों, तो ये तो ऐसे ही कट जाएगा। यदि बच्चों की अवधारणा गलत हो तो उन्हें दंड देना, तो दंड देना यह स्वाभाविक बात नहीं है या सही बात नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत होगा, निगेटिव टैगवर्ड आता है। तथ्यात्मक जानकारी देकर, और तथ्यात्मक जानकारी देकर ये तो कुछ हद तक सही लगता है, लेकिन अगला ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को विकसित करने का अवसर देकर, जहाँ भी अवसर देना होगा, मौका देना होगा, मातृभाषा में जोड़ना होगा या दैनिक जीवन से जुड़े हो, तो वह ऑप्शन सही होता है, पॉजिटिव टैगवर्ड होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देना, क्योंकि बच्चे को जितने अवसर देंगे बच्चे में विकास, अवधारणाओं का विकास बहुत तेज़ी से होगा। चलिए इसका तीसरा प्रश्न कहता है कि यदि जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं, उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम न करे, क्योंकि यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र के लिए पुस्तक पढ़ने के लिए तरफ ले जाती है। कोई जरूरी नहीं कि अधिक पुस्तक की संख्या बढ़ा दिया जाए तो उसके ज्ञान का स्तर बढ़ जाता है, ऐसी नहीं है। यह सिर्फ प्रमाण पत्र देने के लिए पुस्तकों को पढ़ने के लिए तरफ ले जा सकती है। इसलिए इसका पहला आंसर ही सही हो जाएगा कि यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों के पढ़ने की तरफ ले जा सकती है। चौथा क्वेश्चन है इसका कि किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। समय सारणी का कठोरता से पालन करना, कठोरता वाला बात कहीं भी हो तो निगेटिव टैगवर्ड होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। सीखने की विश्वसनीय स्थिति जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना, हाँ ये हो सकता है। सीखने की विश्वसनीय स्थिति जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन और उसको खुला रूप से सोचने के लिए देंगे, तभी तो विकास होगा। और अपने ज्ञान के से शिक्षार्थियों के परिपूर्ण हम किसी को नहीं कर सकते हैं, न परिपूर्ण कोई होता है। उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना यही विकास का जरिया नहीं है। सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों को सही उत्तरों के लिए तैयार करना, तो ये भी नहीं। सबसे उपयुक्त इसका आंसर होगा कि सीखने की विश्वसनीय स्थिति जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग देख लिए। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है। तो त्रुटियां जो है, गलतियां समझिए तो बच्चे का स्वाभाविक अंग है और बच्चे गलतियां करेंगे ही,
इसलिए बच्चों की गलतियाँ खिड़की के समान होती है, यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। तो यही इसका सबसे उपयुक्त और सही आंसर होगा। निम्नलिखित प्रश्नों के कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आगे है कि आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, क्योंकि आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उनके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है, फीडबैक भी उससे मिलता है। आकलन के द्वारा ही तो अध्यापक जो है बच्चों के अधिगम को समझाता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। आकलन ही एकमात्र ही लगा हुआ रहेगा, ही रहेगा, एकमात्र रहेगा, केवल रहेगा, तो वह निगेटिव टैग होता है, उसको तो सीधे काट दिया जाएगा। आज के समय में केवल ये भी काट दिया जाएगा। बच्चों को अंक दिए जाने ताकि समझ में अपने सहपाठियों की तुलना में कहाँ कर सके, तो ये सब गलत ऑप्शन है। इसका सही आंसर होगा कि आकलन से अध्यापक जो है बच्चों के अधिगम को समझता है और अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी करता है कि कितना हद तक हम बच्चों को संतुष्ट कर पा रहे हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ें पाने, कार्य करने के लिए जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने के सक्षम बनाया जाए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पृष्ठ 13। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? तो बच्चों को उनकी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना, बच्चों के अनुभवों को निरस्त करना। बच्चों के अनुभव को निरस्त आप नहीं कर सकते हैं। पाठ्य पुस्तकों पर आधारित शिक्षा जो है सही नहीं होता है, इसलिए पाठ्य पुस्तक के अध्यायों को क्रमवार पूरा करना है। कोई जरूरी नहीं कि क्रमवार हम पूरा करेंगे। यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे, और कोई जरूरी है कि जो अच्छे प्रश्न पूछा जाए और प्रश्न को छोड़ दिया जाए। परीक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखें, तो ये सब क्या है? गलत ऑप्शन है। सही ऑप्शन ये होगा कि बच्चों को उनकी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर जब देंगे तभी जो है हम बच्चे के विकास का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बच्चों को उनकी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देकर हम बच्चे का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को डैश की आवश्यकता होती है। तो बच्चों को नियंत्रण में रखना, तो भाई बच्चों को कठोर दंड तो देना नहीं है, डांटना नहीं है। या अन्य बच्चों के साथ तुलना करके बच्चे को प्रेरित करके बच्चे को डांटेंगे तो डांटना होगा, नियंत्रण में रखना, उसे काबू में रखना, उसके साथ भेदभाव करना, ये सब क्या है? गलत टैग वर्ड है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चे को प्रेरित करके। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संबंध में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं? तो सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए, ये भी कोई गलत बात है। प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती है। हाँ, यही इसका आंसर सही होगा कि प्रेरणा और सीखना, प्रेरणा किससे प्रेरित होकर सीखता है तो उसकी भावनाओं को भी ठेस नहीं पहुंचती है। तो प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं जो है घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की डैश की योग्यता का आकलन है। तो सही उत्तर को पहचानने के लिए जो होता है, बहुविकल्पी प्रश्नों की योग्यता का आकलन जो है बच्चे करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की डैश योग्यता का आकलन करते हैं। तो ये होगा सही उत्तर को पहचान करने में उसकी मदद करता है। याद करना है, रटना है, निर्माण करना है, ये सब गलत टैग वर्ड है, इसलिए इसको हम गलत मानते हैं और इसका सही उत्तर होगा कि सही उत्तर की पहचान करने में। आगे है सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। देखिए निगेटिव क्वेश्चन है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। मूल्य और विश्वासों का अर्जन करना, ये तो है। अनुवांशिक संरचना यही नहीं है इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो 12 कहता है कि मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण
प्रखंड है, मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इसके लिए स्कीमा शब्द का प्रयोग किया है पियाजे ने। मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इनके लिए पियाजे ने किन शब्द का उपयोग किया है? तो इसका उपयोग किया है स्कीमा या अवधारणाएं भी इसको हम बोल सकते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार 13वां क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बोलते हैं। तो वाइगोत्स्की महोदय ने बोला था कि जब बच्चे स्वयं से बात करते हैं तो उसे व्यक्तिगत वार्ता कह सकते हैं। तो व्यक्तिगत वार्ता, और यही पियाजे अगर होता तो उसके अहम केंद्रित होता, तो इसमें तो अहम केंद्रित भी दिया हुआ है, तो ये तो गलत हो जाएगा। बच्चे अपने प्रतिवेशकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। अच्छा, बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। और बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, तो यह प्रश्न है अहम केंद्रित होते हैं, लेकिन पियाजे के अनुसार ये हो सकता है। लेकिन यह व्यक्तिगत वार्ता कर रहा है, तो बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए शायद वो अपना व्यक्तिगत बात आपस में बातें कर रहा है, स्वयं से वह बोल रहा है, अपने कार्य को गति प्रदान करने के लिए, अपने कार्य को दिशा प्रदान करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब है क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। अधिगम अशक्तता वाले बच्चे जो होते हैं, एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में के क्रम में उसे भ्रम होता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा कि बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में क्या होता है? भ्रम होता है। अब है अगला है 15वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहती है? देखिएगा कि सृजनात्मकता क्या है? तो बुद्धि का प्रकार है। तो वास्तव में बुद्धि का प्रकार तो है, लेकिन ऑप्शन में देखते हैं कि और क्या कह रहा है। बुद्धि का प्रकार है जो उन कौशलों से संबंधित है जो संचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर होते हैं। अच्छा, उसके बाद बुद्धि एक प्रकार जो संसाधन की गति को शामिल करते हुए सूचना संक्रमण कौशलों पर अत्यधिक बल देता है। बुद्धि समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने तथा तैयार करने की योग्यता है। हो तो इसमें क्या है? समस्याओं के मौलिक चिंतनों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता। तो अपसारी चिंतन का अर्थ होता है कि अब उसके ज्ञान में विस्तार होना। तो ज्ञान में विस्तार होगा तभी तो वह सृजन करेगा। तो यही होगा समस्याओं के मौलिक और अपसारी संसाधनों को पहचानने तथा तैयार करने की योग्यता। तो सृजनात्मकता क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यही ऑप्शन नंबर 3, समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने तथा तैयार करने की योग्यता। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहती है कि भारत में बहुत से बच्चे, विशेषकर लड़कियां, विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करते हैं। आपके विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? तो शिक्षिका को गृह कार्य ऐसा देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से, हाँ वास्तव में घरेलू जीवन से, दैनिक जीवन से जोड़कर अगर हम करते हैं तो बच्चे में रुचि ज़्यादा पैदा होती है। और जब बच्चे में रुचि ज़्यादा पैदा होती है तो वह कार्य को अच्छे ढंग से वह कर लेता है। इसलिए शिक्षिका को भी गृह कार्य ऐसा ही देना चाहिए जो उसके घरेलू जीवन से जुड़ा होगा, उसके दैनिक जीवन से जुड़ा होगा। तो इससे ज़्यादा बच्चे प्रेरित होते हैं, उसमें रुचि रखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। एक प्रभावी कक्षा में बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक की सहायता लेते हैं। वास्तव में शिक्षक को भी सहायता प्रदान करना चाहिए और शिक्षक से वह सहायता ही तो लेते हैं और मार्गदर्शन ही तो लेते हैं। तो इसका यही होगा, एक प्रभावी कक्षा में बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करते हैं। तो ज्ञान के जब बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करते हैं तो इसका होगा आंसर, शिक्षार्थियों के लिए अवधारणा समझ को प्राप्त करने को कठिन हो जाएगा, क्योंकि उसका असंबद्ध भाग होगा तो उसको तो समझने में, अवधारणा को, सिद्धांत को समझने में कठिनाई तो होगी ही। इसलिए यही होगा कि ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना, इसका आंसर हो जाएगा शिक्षार्थी को ऑप्शन नंबर 3, शिक्षार्थियों के अवधारणा समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें अनुमानसिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उसके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है
क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या असतत प्रक्रिया? भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव? यह प्रकृति और पोषण पर बहस कर रहा है। यह जो है प्रकृति और पोषण पर बहस कर रहा है, प्रकृति और पोषण पर बहस कर रहा है। और आगे कह रहा है कि बहुकारक योग्यता है बहुकारक योग्यता है के रूप में विकास पर चर्चा करता है। तो कहने का तात्पर्य है कि यह इसका आंसर सही होगा, प्रकृति और पोषण पर बहस करता है। अगला है 20वां क्वेश्चन, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? अमूर्त को औपचारिक अवस्था भी कहते हैं, इसलिए इसका तो देखने ही से आंसर आ जाता है कि इसका दूसरा होगा ऑप्शन नंबर 2, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आगे आते हैं, कहता है 21वां क्वेश्चन कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है और आप यह मेरे लिए करें और मैं आपके लिए करूँगा। यह बच्चा कोहल वर्ग की नैतिक तर्कना की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो कोहल वर्ग का यह नैतिक सिद्धांत है और इसमें एक अच्छा लड़का, अच्छी लड़की अभिमुखीकरण जो है यही इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरह। 22 कहता है कि प्रगतिवादी शिक्षा अनुबंधन और पुनर्बलन के सिद्धांत पर आधारित है। तो पुनर्बलन और अनुबंधन इसमें कठोर दंड देने वाला ये सब तो है नहीं, और क्या है, पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है, क्योंकि वे ज्ञान के एकमात्र जो ही रहेगा निगेटिव टैग होगा, केवल होगा तो निगेटिव टैग बैठ, दोनों गलत है। इस मत पर विश्वास करती है कि शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ता रहना है और वर्तमान में बिना दंड का प्रयोग किए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता। ये भी गलत है, कोई जरूरी नहीं कि बच्चे को हम दंड देकर ही पढ़ा सकते हैं, बच्चे को तो दंड देना ही नहीं है। तो यह होगा चौथा, इसका आंसर हो जाएगा कि समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देकर, समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देकर हम प्रगतिवादी शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं? तो यह जो है विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देती है। अगले का है क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को श्रेष्ठ रूप में जोड़ता है? तो विकास अधिगम से स्वतंत्र है, अधिगम विकास के पीछे रहता है, अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषित शब्द है नहीं, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित होते हैं। ये जो दोनों क्या, अधिगम और विकास दोनों एक दूसरे से काफ़ी क्लोज रूप से यानी जोड़े हुए रहते हैं। इसलिए हम इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित होते हैं। इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो विकास संशोधन योग्य होता है, विकास केवल यही लगा हुआ निगेटिव है या निगेटिव है, तो हमको आंसर लाना है। तो यह होगा कि विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। तो केवल वाला है तो यही गलत आंसर होगा और गलत ऑप्शन हमको चाहिए ही, तो यही होगा 25 का कौन सिद्धांत नहीं है, तो यही होगा ऑप्शन नंबर 2। 26वां क्वेश्चन क्या कहती है, देखते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना और शिक्षार्थियों का मानदंडों पर आकलन करना। शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाना। शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग तो ये गलत है ऑप्शन, तो यही इसका दूसरा आंसर हो जाएगा। शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ विकसित होती है। शिक्षक जब मार्गदर्शन करेंगे तब ना वह स्वयं की समझ उसकी विकसित होगी और वह उसका विकास सही से हो पाएगा। इसलिए यही इसका सही और उपयुक्त आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कि शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो बुद्धि केवल लगा हुआ है तो काट ही देंगे। बुद्धि बहुआयामी होते हैं, बुद्धि के आयाम बहुत होते हैं, इसलिए उसका आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि बुद्धि बहुआयामी होते हैं और इनमें कई पहलू भी निहित होते हैं, छुपे होते हैं। अब आगे कहता है कि 28वां क्वेश्चन कि लिंग जेंडर पक्षपात डैश की ओर जो है संकेत करता है। आनुवांशिक
यह होगा सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। यही इसका सही और उपयुक्त आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपके कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं। आपके द्वारा निम्नलिखित में से किए जाने की संभावना सर्वाधिक है। तो कक्षा गतिविधि के समय और गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। तो सहयोगात्मक वातावरण से ही बच्चे अधिक सीखते हैं, इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा कि कक्षा के समय और गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग करेंगे। जितना हम सहयोग करेंगे विद्यार्थी में उतना विकास अधिक होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे है इस सीरीज का लास्ट प्रश्न, कहता है कि समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वाभाविक रुचि, आवृत्ति और अन्य बहुत बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो विद्यालय की भूमिका होनी चाहिए कि निश्चित करना कि प्रत्येक बच्चों को अपनी क्षमता के अनुसार विकास का अवसर मिले। जितना अवसर मिलेगा वो पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, और पॉजिटिव टैग वर्ड यही तो चाहिए। और इसका आंसर हो जाएगा क्या? सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले। और मुझे उम्मीद है कि सितंबर 2015 का यह बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के तहत जो अभी हम सीरीज चलाए हैं आपको बहुत अच्छी लगी होगी और परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मुझे उम्मीद है कि यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह की और भी वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल 10th मस्ती को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू फॉर